अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाज़िर हुसैन और आज इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देंगे मिशेल बुखारी और आगाह करेंगे आपको इस ट्रांसमिशन के बिल्कुल स्टार्ट में कि हमारे यहाँ जो केस फर्टिलिटी रेट है वो ग्रेजुअली अब बढ़ता चला जा रहा है और मुतासरा अफराद की जो मजमूई तादाद है अब वो 13,328 हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में अमवात की तादाद 281 हो चुकी है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम एहतियात का दामन जो है वो हाथ से छोड़ रहे हैं, एहतियात के हवाले से हम कोताही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डेथ टोल और मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डेफिनेटली लगता है कि शायद खत्म हो गया है, वो खतरा अब उस तरह से रहा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो थोड़ी सी ईज आउट की, जो लॉकडाउन था उसको थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आई और गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने काम करें, क्योंकि जाहिर है इकोनॉमी को भी देखना था, लोगों के रोजगार मुतासर हो रहे थे, लोग घरों पर बैठे थे, काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ रही थी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। खतरा उसी तरह से है, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत से इस वक्त हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जो 3 अप्रैल को तादाद थी उससे अब डबल हो चुकी है इतने से दिनों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी वेल सेड कि इसकी सिर्फ बुनियादी वजह एक ही है कि हम एहतियात का दामन जो वो हाथ से छोड़ रहे हैं, हम एहतियात के मामले में कोताही भी नहीं कर रहे हैं और खुदा न खास्ता ये आपकी जरा सी लापरवाही, जरा सी गफलत और जरा सी कोताही आपको, आपके प्यारों को और आपके चाहने वालों को, आपके अजीजों अकारिब को खुदा न खास्ता जो है वो इसकी बहुत भारी और आपको चुकानी पड़ सकती है। इसलिए मोहतात रहें, मोहतात रहना जरूरी है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर मुमताज अहमद साहब स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो फ्रंट लाइन पे जाहिर है आप लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, वो हमारे पैरामेडिक्स, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इस वक्त आगे आगे हैं और अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा के वो हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक तो ये कि जो किट्स वाला मामला था शुरू में, अब आप समझते हैं कि अब वो सेटिस्फैक्ट्री है, उस तरह से प्रोटेक्टिव किट्स जो हैं वो डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं, या अभी भी डॉक्टर्स के लिए उसी तरह से खतरा है जैसे पहले था? क्योंकि गवर्नमेंट तो दावे कर रही है और गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा गया है कि अब वो फैसिलिटीज जो हैं जो डॉक्टर्स को देनी चाहिए वो उनको प्रोवाइड की गई हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पीपीज की किट्स वगैरह मैं समझता हूँ कि अब जो है ना, मेरे ख्याल में किसी जगह भी कमी नहीं है। जो चीज जो कमी है जिसकी वजह से ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं, मेरा जो जाती तेजी है वो ये है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, खसूसन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, इनमें जो इन्फेक्शन कंट्रोल एक प्रोग्राम होता है जिसमें बाकायदा इन्फेक्शियस डिजीज के मरीजों को देखने का एक बाकायदा एक सिस्टम होता है जी। अनलकीली मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनमें ये सिस्टम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, वो उस तरीके से मैच्योर नहीं थे या प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं होते थे। तो जरा ये एक पूरा एक सीक्वेंस होता है कि जीपीपी किस तरह पहनने हैं, किस तरह उतारने हैं, इसके पहनने और इसके उतारने में कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा फिर हैंड हाइजीन कैसे लेनी होती है, किसी भी इंफेक्शियस एजेंट को आप कैसे अस्पताल के अंदर ओपीडी में या इंडोर में आप कैसे चेक कर सकते हैं जी। ये मैं समझता हूँ कि एज कंपेयर टू जो दुनिया के बाकी हॉस्पिटल्स हैं एडवांस कंपनी के या एडवांस कंट्रीज के या जो है ना मिडल ईस्ट में, या बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस वो शायद अल्लाह के लिए हमारे हॉस्पिटल में उस तरह से अच्छी प्रैक्टिसेस पहले से मौजूद शायद नहीं थी। तो ये एक ऐसी चीज है वायरस के, इसमें डेफिनेटली ये एक ऐसा पैथोजन है जो नजर नहीं आता। तो ये रिफ्लेक्सेस बनाने की जरूरत है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स को भी, स्टाफ नर्सेस को भी और दीगर स्टाफ को भी, कि किस तरीके से अपने आप को इस किस्म के ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो पीपीएस तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में आई थिंक जो है ना किसी भी हॉस्पिटल में शायद उस तरह से। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इसके लिए कोई बाकायदा ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए, डॉक्टर्स को ये दी जानी चाहिए थी शायद बहुत पहले शुरू में ही? आप देखें जो हॉस्पिटल्स में उसमें बाकायदा इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए और ये पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। जिस तरह आपका मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, सर्जरी का डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से इसका भी एक पूरा डिपार्टमेंट होता है और ये इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट फुल टाइम
इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है कि जी कितने इन्फेक्शंस आए, उनके मतलब हमारे कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को किसी को इन्फेक्शन लगी नहीं लगी, पूरा एक मतलब एक सिस्टम होता है और जिस तरह से एक पूरा डिसिप्लिन है, बाकी डिसिप्लिन है, इसी तरीके से इसका मैच्योर होना अस्पतालों में और इम्प्लीमेंटेड होना मैं समझता हूँ कि इंतहाई जरूरी है मौजूदा दौर में। तो ये शायद ये चीज उस तरह से हमारे हॉस्पिटल्स में उस तरह से मैच्योर नहीं थी। राइट। मैं बाय द वे मैं वैसे जब ये शुरू हुआ चाइना से, तो पाकिस्तान में जब इक्का दुक्का केस आए तो मैं अक्सर ये कहता था कि अल्लाह खैर करे, हमें खतरा यहाँ ज्यादा डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का है, जी बिल्कुल। विकास के डॉक्टर साहब, बिला शुबा आपकी जो खिदमात हैं वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी, बिलखुसूस एट दिस आवर ऑफ नीड। जिस तरह से आप पाकिस्तान की इस बीमारी के खिलाफ जो वो खिदमत कर रहे हैं, बल्कि पूरी इंसानियत की आप खिदमत कर रहे हैं, इस हवाले से हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। लेकिन चूँकि माइक्रोबायोलॉजी आपका डिपार्टमेंट है, तो इस वायरस के हवाले से जो इसकी नौयत, हैयत और डिफरेंट सर्विसेज पे इसकी जो लाइफ है, इस हवाले से जो रिसर्चेज सामने आई उनमें एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो देखा गया। अब चूंकि वक्त गुजरता चला जा रहा है तो चीज़ें ज़्यादा कंपोज्ड और बैलेंस्ड होती चली जा रही हैं। तो अब जो जदीद तरीन तहकीक इस हवाले से है वो क्या है, आगाह करेंगे आप हमारे नाज़रीन को? अच्छा, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मतलब है बिल्कुल नया वायरस है और इसके बारे में अभी तक पूरे तरीके से वेल डेवलप्ड स्टडीज नहीं हुई उस तरह से, और बिल्कुल हतमी तौर पे कहना कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, शायद उस तरह से नहीं है। लेकिन जनरली इसका इन्वायरमेंटल सर्वाइवल बहुत ज्यादा नहीं है, और ये जो हम कॉमन डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, 70% अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तो इससे वेल रेस्पॉन्सिव है, एकदम जो है ना इसका जो है ना बिल्कुल खात्मा हो सकता है। तो ये जो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और जो आपके डॉक्टर साहब, डिफरेंट सर्विसेज पे इसकी लाइफ जो है वो डिफरेंट देखने में आई है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो फिर भी हमें बताया जाता रहा है कि किस सरफेस पे कितनी देर जो है ये वायरस रह सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी बुनियादी है, वायरस और बैक्टीरिया, इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि लोगों को इसका इतना जो है वो उस तरह से पता नहीं है, और लोग जो है ना इस बारे में बड़े थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं कि वायरस क्या है, किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, ये किस तरह से फैलता है, और फिर बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है और वायरस में, ज़रा इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए। दुरुस्त। बैक्टीरिया जाहिर है उनका साइज बड़ा होता है, वायरसेस का साइज तो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। अब जो स्प्रेड होने के मूड्स है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और वायरल इन्फेक्शन भी है कि जी फर्ज किया मसलन इस कोरोना वायरस के हवाले से बात करूं तो जो बिल्कुल कॉन्सेंसस है अभी जो इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर हैं या ऑर्गेनाइजेशन है कि जी कॉन्टेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। और दूसरा जो है ना इसका ड्रॉपलेट जो है ना स्प्रेड, ये बड़ा कॉमन है। बहुत कम जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एरोसोल स्प्रेड भी मौजूद है, लेकिन ये दो मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इस वायरस। तो बैक्टीरिया के भी इसी तरीके से जो 2-3 वेल कॉमन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है उस तरीके से होता है। बेसिकली बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसकी अपनी नेचर है कि वो किस रूट के साथ ज्यादा ट्रांसमिट होता है। तो इस वायरस के जो रूट्स हैं वो कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट्स ज्यादा है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो भी एक रीज़न करार दिया जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में चूंकि अब मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर मौसम चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन यह है कि अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद जो है इस वायरस की ऑटोमेटिकली इसको ये इरेडिकेट होना शुरू हो जाएगा, ये एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से रिसर्च क्या कहती है, कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जो जब टेम्परेचर बढ़ेगा मैं समझता हूँ इसके रेट्स में कमी आएगी, लेकिन शायद ये कहना कि जी ये बिल्कुल नहीं होगा, शायद ऐसी बात मुमकिन ना हो, क्योंकि बेसिकली जो फर्क पड़ना है वो इसका जो एनवायरमेंटल सर्विसेज के ऊपर सर्वाइवल है वो टाइम कम हो जाएगा। फर्ज किया आज अगर जो है ना मतलब जिस वायरस ने 6-8 घंटे रहना है, तो शायद जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो मुमकिन आधा घंटा रिड्यूस होकर आधा घंटा आ जाए। तो इस तरीके से जो है ना नंबर ऑफ केसेस वी आर एक्सपेक्टिंग के जी कम होंगे, लेकिन ये है कि चूंकि जो इसका ट्रांसमिशन है वो वुमेन टू वुमेन है, तो इसलिए वो शायद इस तरह से कहना कि बिल्कुल
खत्म हो जाएगा, शायद ऐसी उम्मीद इसे लगाना भी मुनासिब होगा नहीं। गलत होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में और कितने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इस वक्त ये जो पैंडमिक है इससे निबर्द आज़मा होने के लिए और फिर वैक्सीनेशन की तैयारी के लिए रिसर्च में ज़ाहिर है आप लोग जो हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ आप लोग काफ़ी उसके अंदर भी हेल्पफुल होते हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक फ़ायदा उठा सकती है, आपका रोल क्या हो सकता है इस वक्त इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब, और क्या इस पे कुछ काम हो रहा है आपकी तरफ से, दीगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पे तो काम हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में भी हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है इस्लामाबाद, वो इसके बारे में ओवर कॉन्शियस है, और जो चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ वो लिंक्ड है। लेकिन असल में वैक्सीन का एक प्रोसेस होता है, मतलब है कि जी कोई हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चंद महीनों में वैक्सीन आ जाएगी, ये शायद सरेदस्त मुश्किल हो, क्योंकि इसके लिए खासे सारे मतलब पॉपुलेशन के ऊपर और बाकी फेजेस होते हैं इसके, वो एक मरहले से गुजर के चाइना में भी वैक्सीन जो काम हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि सितंबर तक हो सकता है, अल्लाह करे कि आ जाए सामने, या फिर साल के आखिर तक भी कहा जा रहा है कि शायद वैक्सीनेशन जो है वो सामने आ जाए। जी जी जी, इंशाल्लाह पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि आपने 5-6 महीने में होना चाहिए। मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से आपने बात की है, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो हमारे पाकिस्तानी माहिरीन हैं उन्होंने भी इस हवाले से एफर्ट की, फिर लंदन से भी इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आई, इसके अलावा भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा बिलखुसूस अमेरिका में भी काम हुआ। तो मजमूई तौर पर ये 4-5 पॉइंट्स है जहाँ पर डेवलपमेंट जो है होती हुई नजर आई। मराहिल के हवाले से आपने बात की, एक जो साइंटिफिक और मेडिकल मेथड ऑफ अप्रूवल है वो है क्या, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। नहीं, वो तो जब उस प्रोसेस से गुजर के तभी वो मार्केट में आएगी या अप्रूव्ड होगी। जब तक कि इसका इब्तिदाई जो मराइल जो होते हैं, इसके 2-3 फेजेस होते हैं, जब तक वो गुजरेगी नहीं तो उस वक्त तक नहीं कह सकते कि जी ये कितनी इफेक्टिव है, या फिर ये भी देखना पड़ता है कि किसी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह ज्यादा तो नहीं हो रहे। तो ये अंडर स्टडीज है अभी सारी वैक्सीन। सर यूजुअली उमूमी तौर पर एक नई वैक्सीन अगर दरियाफ्त की जाए या बनाई जाए तो उस पर कितना टाइम कंज्यूम होता है एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? ये तो ईयर्स के हिसाब से जो है ना, मतलब वी नीड मेनी ईयर्स एटलीस्ट, जो परफेक्शन पे पहुंचने के लिए 2 से 3 साल तो लगते हैं। लेकिन इस पे चूंकि पेंडेमिक है, इस पे जरा लोग ज्यादा ओवर कॉन्शियस है और जरा मैं समझता हूँ कि जरा स्पीडी काम हो रहा है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब चाइना में पैंडेमिक फैला और इतने बुरे तरीके से चीजें जो है वो सामने आई, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर शुरू हुआ, अभी पाकिस्तान में उस तरह से इसका आगाज नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि अगर उसी वक्त कुछ इकदाम उठा लिए जाते, और आप जाहिर है कि आपका बड़ा इसमें अमल दखल है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो अगर उस वक्त हम कुछ थोड़ा सा उसी वक्त काम शुरू हो जाता और मिल बैठते या गवर्नमेंट आपकी खिदमात हासिल करती तो शायद कुछ पेशरफ्त हो सकती थी, कम से कम ट्रेनिंग के हवाले से कोई काम हो जाता, क्योंकि जाहिर है आप इन पैंडेमिक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन किया ये मैंने, जो है ना, इसके ऊपर हमने बड़ा जोर लगाया कि जी ये नहीं हो सकता कि ये चाइना तक रहेगा, इट विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमने तो रिकमेंडेशन यही करते रहे कि जी एटलीस्ट डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेस की इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर ट्रेनिंग्स टाइमली शुरू हो जानी चाहिए। तो कुछ हुई भी है, अपने अपने तौर पे प्रोविंसेस ने कोशिश की है, लेकिन किस हद तक परफेक्ट हुई है या नहीं हो सकी ये एक अलग सवाल है। लेकिन डेफिनेटली मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी कि अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ नर्सेस को इसके ऊपर ट्रेनिंग, और सिर्फ उस एरिया में जहाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स बहुत अच्छे नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, तो यहाँ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और ज्यादा टाइमली शुरू हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं हुई। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कंटिन्यू प्लीज, लेकिन मेरा बस सवाल है, आप पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक तो जरा थोड़ा सा, क्योंकि लोग शुरू में डरे बहुत, और फिर उसके बाद थोड़े से हम वैसे भी हमारी कौम जरा जज्बाती है, वो एकदम से इमोशनल हो जाती है, फिर वो एकदम से इमोशंस खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो डर और खौफ खत्म हो गया है लोगों में,
और लोग जो है वो अब समझ रहे हैं कि चीज़ें शायद नॉर्मल हो गई हैं, ख़तरा टल गया है। तो थोड़ा सा एज ए डॉक्टर आप वायरसेस को बेहतर समझते हैं, आप इन पैंडेमिक्स को बेहतर समझते हैं, तो ज़रा हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा बताएं कि उनकी आगाही के लिए एक बार फिर से ज़रा उनको ये एहसास ताकि हो कि कितना ये बड़ा ख़तरा है और ये ख़तरा टला नहीं है, ये कितना बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो थोड़ा इस पे मैं चाहूँगी कि आप अगर हमें बताएं तो शायद ज़्यादा हम उसको समझने की कोशिश करें बेहतर तरीके से। बिल्कुल सही है कि ये समझना, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी भी हमें खासा खासा खतरा है इसके ऊपर। और ये जो गवर्नमेंट की कोशिशें लॉकडाउन किया, ये बड़ा अच्छा कदम था। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो है ना, लोगों को भी गवर्नमेंट से तावन करना चाहिए, डिपार्टमेंट से तावन करना चाहिए। पैनिक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ के जी इसकी जितने भी एहतियाती ताबीर हैं, वर्ल्ड रिकमेंडेड हैं, जो पूरी दुनिया मानती है, उसका दामन एक साथ छोड़ना ये भी बड़ी गलती होगी। और इस गलती की वजह से अगेन हम किसी एक बड़े बुरान में जा सकते हैं। राइट। तो ये स्टेप डाउन वाला भी और ये जो नरमियां गवर्नमेंट देने जा रही है, मैं समझता हूँ इसको भी पैरालाइज करना चाहिए। एकदम जो है ना सारा कुछ है ना बिल्कुल ये कि जी कोई ऐसी डेट अनाउंस हो जाए जिसमें सारे के सारे लोग मार्केट में मौजूद हों। एग्जैक्टली बिल्कुल जी, एकदम बिल्कुल मामूलात ज़िंदगी पहले की तरह बहाल नहीं किए जा सकते। दैट वुड बी अ बिगर रिस्क और इसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि इस्लामाबाद में चूँकि पोलन की मिकदार के हवाले से भी आप बखूबी आगाह हैं और ऑलरेडी जो लोग किसी भी वजह से एलर्जी से सफ़र कर रहे होते हैं, खा वो पोलन के हवाले से हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर उनका ऑलरेडी जो एक मुदाफ़ती निज़ाम है वो वीक हो चुका हो या अफेक्ट हो चुका हो और उसके बाद वो खुदा न खास्ता कोरोना जैसी वबा को फेस करते हैं, तो किस हद तक जो वो अफेक्शन सीवियर हो सकता है ऐसे लोगों को जो पहले से ही किसी एलर्जी में या किसी इस तरह के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, उनको किस हद तक मोहतात होने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही कहा। असल में इसमें जो रिस्क ग्रुप्स आइडेंटिफाई हुए हैं इससे पहले कि जी ज्यादा उम्र के लोग हैं और फिर अंडरलाइन जो डिजीज, जैसे आपने कहा कि अस्थमा के पेशेंट हैं, डायबिटीज पेशेंट हैं या किसी और भी क्रॉनिक डिजीज में जो लोग मुब्तला हैं, वो ज्यादा इसके प्रोन हैं और उनके अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बिल्कुल होती हैं। तो हमें इन लोगों को बचाना चाहिए, इनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और इनको ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। यंग लोगों में तो इम्यूनिटी अच्छी होती है, इन्फेक्शन हो भी तो आपने देखा बहुत सारे हमारे एजेके में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन ये इन लोगों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं लेना चाहिए। इनके बारे में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अलग से पॉलिसीज बननी चाहिए और उनका सख्ती से इम्प्लीमेंट ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा है। ये वो पॉपुलेशन है कि जो हमारा जो मोर्टिलिटी रेट है इसको ज्यादा कर सकती है। अगर इसको पूरा फोकस करती है तो हम अपने मोर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्तसरन काइंडली बताएगा कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज करता है, जैसे उसमें जो है वायरोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है। पाकिस्तान में अब खासतौर पे इस पैंडेमिक के बाद अब ये रियलाइजेशन है इस पे, एक तो काम कितना हो रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जो रिसर्च की तरफ आते हैं, ये वायरसेस और बैक्टीरियाज और इन चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं, और अब आप समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है, अब इस पे कम से कम काम होना चाहिए पाकिस्तान में ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो ये जो है ना इसके जो मेजर जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो जनरल बैक्टीरियोलॉजी होती है, बैक्टीरियोलॉजी, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी होती है, इम्यूनोलॉजी होती है, वायरोलॉजी भी इसके अंडर आती है, पैरासाइटोलॉजी भी आती है और माइकोलॉजी भी आती है। तो ये जो लोग क्वालिफाइड होते हैं वो खासी हद तक उनकी एक गिरफ्त इन सारे सब्जेक्ट्स पे होती है, इनकी डायग्नोस्टिक, इनकी पैथोफिजियोलॉजी और इन सारी चीजों के बारे में हाउ न होती है। पाकिस्तान में जो है ना हमारा जो FCPS है, इसमें वायरोलॉजी में अलग भी जो है ना एक FCPS होता है जिनको हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन जनरल जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो ये 3-4 किस्म के जो वेल नोन पैथोजेंस हैं उन सारों को जो है ना वो उनके स्टडी कोर्स में, प्रैक्टिकल में, एग्जाम्स में की चीजें जरूरी होती है। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट और
आगाह कर रहे थे हमें इस वायरस की सूरत हाल के हवाले से, बिलखसूस तहकीक के हवाले से, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है वो बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो या फिर इसके अलावा दीगर इस किस्म के बुनियादी, जिसको कह सकते हैं कि हम पार्टिकुलर टाइप के जो कुछ डिजीज़ होते हैं, उनकी तहकीक के हवाले से बुनियादी तौर पर जो किरदार अदा करता है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही अदा करता है। और ये वक्त की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। अगर अभी भी हम रियलाइज़ कर लें कि हमें अपनी रिसर्च में और हमें इन एडवांसमेंट में कितनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। एक तो फंड्स हमें चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा ये है कि हमें लोगों को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना होगा कि वो इस तरफ आए और रिसर्च जो है वो करें, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत जो है इसके बगैर कुछ चारा ने मिसाल ये रेज्ड वेरी वेल पॉइंट के तहकीक का जो सिलसिला है वो जो दायरा कार है वो उसको बिल्कुल वसी करना जो है वो नागुज़ीर है, और हमें कौमी सतह पर इसके हवाले से खुसूसी तौर पर काम करना होगा ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जो है शामिल हो सकें और हम इस तरह की वबाओं का और इस तरह के अमराज और इस तरह के चैलेंजेस का बतरीके एहसन जो है वो हम मुकाबला भी कर सकें, और इस हवाले से हम नई जनरेशन को तैयार भी कर सकें कि हमारे यहाँ जो रिसर्च का सिलसिला है वो भी बैनुल अक़वामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। अच्छा, एक और चीज़ पता नहीं आपने नोटिस की है नहीं की है, आज मैं चूंकि मेरी ये कोशिश होती है कम से कम मैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन है घर तक महदूद रहना, मैं तो बहुत इस पे अमल दरामद जो है वो कर रही हूँ बड़ा स्ट्रिक्टली। और मैं लास्ट ट्रांसमिशन जब थी मेरी तो मैं तब आई थी पीटीवी के लिए, और अब मैं दोबारा निकली हूँ कई दिन के बाद। तो लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली ये देखा है इस्लामाबाद के रोड्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं जैसे पहले था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो मजबूरी के तहत, जैसे हम लोग हैं, हमें तो निकलना है, हमें काम करना है, हमारे काम की नौयत ऐसी है, हमने आपको इन्फॉर्म करना है, हमने आपको जो है वो चीज़ों के हवाले से अवेयर करना है। हम हैं या डॉक्टर्स हैं या दीगर इस तरह के पुलिस है या इस तरह के जो लोग हैं उनको तो बहरहाल बाहर निकलना है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है कि जिसके लिए उनको हर हाल में घर से बाहर निकलना है, कम से कम वो तो ना निकलें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ट्रैफिक थी, रोड्स पे लोग थे, मार्केट्स के अंदर जिस तरह से, हालांकि मार्केट्स बंद है अभी, लेकिन दुरुस्त नुक्ता उठाया मिशाल आपने, और ये ऑब्जर्वेशन मेरी भी है और हर उस शख्स की है जो बाहर निकलता है किसी मजबूरी के साथ, कि अगर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी पैदा वो भी आपके लिए की गई है, तो वो भी आपकी सहूलत के लिए पैदा की गई है। हुकूमत बुनियादी तौर पर दो तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है, माशी चैलेंज भी है और साथ ही साथ कोरोना से निपटने का चैलेंज भी है। तो माशी पहिया को चलाने के हवाले से मिशाल से ज़रूरी है कि कुछ जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ उनकी जुज़वी तौर पर इजाज़त दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा न खास्ता ये समझ बैठें कि अब जो है वो ये वबा, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब एहतियात की ज़रूरत नहीं है। खुदारा हम आपसे बार बार इस हवाले से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब भी आप उसी तरह से एहतियात का दामन थामे रहिए जिस तरह से आपने इस बीमारी के आगाज़ में सुनते ही आप कॉन्शियस हो गए थे, मोहतात हो गए थे, और आपने पूरी तरह से खुद को भी महफूज रखा और अपने चाहने वालों को रमजानुल मुबारक का अब कोताही के मुतहम्मिल हुए तो खुदा न खास्ता बड़ा लॉस महीना है, इसमें तो वैसे ही पूरा साल वैसे तो हमें लोगों का ख्याल अपने अलावा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये महीना तो खास तौर पे हमें दर्स देता है वो तमाम चीज़ें जो हम सारा साल जो गलत प्रैक्टिसेस हम करते हैं उनको ठीक करने का ये महीना है, ये कथासिस का महीना है। और मेरे ख्याल में डिसइंफेक्ट आप अपने आप को, अपनी रूह को जो है वो करते हैं इस महीने के अंदर। तो अगर आप इसमें भी ये रियलाइज़ ना करें कि अगर आप कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो शायद आप समझते हैं कि आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि आप में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आप यंग हैं और आप सेहतमंद हैं, आप में आपका जो इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है और आपको शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी वजह से हो सकता है खुदा न खास्ता आप कैरियर बन जाए। आप जब घर आएँ तो आपके घर में जो आपके वालिदैन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, खुदा न खास्ता आप उनको इफेक्ट कर सकते हैं या आप बाहर किसी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रोजा भी जो है वो हमें यही दर्ज देता है कि सबसे पहले लोगों की जिंदगियों का और अपनी जिंदगी का जो ख्याल है वो हमें करना चाहिए। रोजा यही दर्ज देता है कि जो आसानियां हैं वो तकसीम की जानी चाहिए। अपने हवाले से भी हमें इस्लाम हर तरह से फैसिलिटेट करता है, ईज एंड कंफर्ट फराहम करता है, और अगर हमारे लिए एक और चीज बड़ी तो हमें चाहिए कि बहैसियत शख्सियत जो हम दूसरों तक भी आसानियां फराहम करें, आसानियां कन्वे करें ताकि हमारे हक में भी अल्लाह करीम आसानियां पैदा कर सके। उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो SOPs जारी किए गए हैं मसाजिद के लिए भी, ये तो जाहिर मना नहीं किया जा सकता, हालांकि कुछ ममालिक में हमने ये भी देखा मुस्लिम कंट्रीज में कि वहाँ पे मसाजिद जो है वो भी बंद है, बट ये कि अगर आप मस्जिद में जा भी रहे हैं तो कम से कम जो SOP
फैमिलीज़ हैं, आप उनके ऊपर तो अमल दरामद करें और आप उनका ख्याल इस हद तक रखें कि खुदा न खास्ता ये ज़्यादा स्प्रेड ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हमने ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं इस मामले में, बहुत केयरलेसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। मईशत के हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, इनसे हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। स्टार्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के हवाले से और लोगों को कोरोना जैसी वबा से प्रोटेक्ट करने के हवाले से बरसरे पैकार नजर आ रही है। छोटे कारोबार वालों के लिए इमदादी पैकेज का इजरा भी किया जा रहा है। 75 अरब रुपए की जो है वो अमाउंट फिक्स कर दी गई है। एहसास रिलीफ प्रोग्राम भी जारी है। अगर हम बात करें सनत की और अगर हम बात करें बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से, तामीरात की सनत के हवाले से, तो उसमें भी पैकेजेस दिए जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि जितना मईशत हमारी मुतासिर हुई है, इस कैपेबिलिटी को रीगेन करने के हवाले से जो हुकूमत एफर्ट्स कर रही है, कैसे आप उनको देख रहे हैं? देखें, हुकूमत बिल्कुल कर रही है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। हर लेवल पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिल्कुल ही छूट दे दी, छोटे सनतों को भी कर्जे, और स्टेट बैंक ने भी बहुत सारे मरातें डेफरमेंट दिए हैं। और शायद बट एट द सेम टाइम सिर्फ अकेली हुकूमत नहीं कर सकती सारी चीज़ें। इकोनॉमी बहुत नीचे गई हुई है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही कर सकती है, या फिर हुकूमत खुद मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करे और एम्प्लॉयमेंट बेसिक दे दे। मेरा ख्याल है कि ऑयल रिजर्वायर्स भी बनाए जा सकते हैं और ये वाटर रिजर्वायर्स भी जा सकते हैं। बट हुकूमत ने, आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया है, जबकि वो एहसास प्रोग्राम में ज़्यादा और सोशल प्रोटेक्शन में ज़्यादा दे रही है। बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत कम काम हुआ है। हुकूमत ने अपने टैक्सेस जो हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कोई कम नहीं किया। जब तक वो नहीं होंगे ये जो है, और मेरा ये ख्याल है कि जो कॉर्पोरेट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मरातें दी गई हैं वो बाकी इंडस्ट्री को भी दे दें एक आध साल के लिए, ताकि चीज़ें चलना शुरू हो जाएं। बाकी जहाँ तक इशू है लोगों का अपने आप को बचत करने का, वो तो उनकी जिसको कहते हैं कैपेबिलिटी और एजुकेशन लेवल पे है। अब कोई बंदा ना ख्याल रखना चाहे अपना भी दूसरों का भी, तो सबको जेलों में तो नहीं डाला जा सकता, फाइन जरूर किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम लोगों को अपना ख्याल बहुत जरूरी है, लोगों को दूसरों का ख्याल रखना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की है। पंजाब हुकूमत ने तो एक 49 पॉइंट पंजाब प्लान 2020 जो है वो अप्रूव किया है, उसके तहत 50 लाख लोगों को जॉब्स दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे थे लोग वो जॉबलेस हो रहे हैं। जाहिर है कि मालिकान को भी पता चल गया है बड़ी बड़ी कंपनीज के कि घर से बैठ के भी काम हो सकता है, तो बेहतर है कि फिर हम घर से बैठ के लोगों से काम ले लें। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर, इस क्राइसिस के अंदर नई जॉब्स क्रिएट करना वो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि चैलेंज तो यही है कि हुकूमत खुद इनिशिएट करे ऐसे प्रोजेक्ट जिसके थ्रू और इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसके अंदर शामिल हों। जहां तक आपने वो बात की, मैं खुद ये समझता हूं कि 1.5-2-3 सालों में ये एक नई दुनिया बनेगी जो वर्चुअल होगी। बिल्कुल, एक तरफ ऑटोमाइजेशन आ जाएगी, दूसरी तरफ ये। अब प्रॉब्लम आता है कि हमारे मुल्क की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो डेली वेजेस है, वो अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड है, तो उनके लिए जॉब क्रिएशन अब शायद या एसएमईज में हो सकती है या गवर्नमेंट खुद दे सकती है, लार्ज स्केल उनको नहीं देगी अपनी एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये नई दुनिया के हवाले से बात करें तो मिशेल, इट विल बी ऑन डिजिटलाइजेशन, कि ये डिजिटलाइजेशन का बुनियादी तौर पर ये अमल होगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि महदूद वसाइल के साथ मजीद मुराद। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? ऑलरेडी बहुत सारे पैकेजेस दिए जा रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और भी बहुत सारे शोबाजात हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो हुकूमत को देखना है। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की मजीद डिमांड के मजीद मुराद डिफरेंट सेक्टर्स में दी जाएँ। ऑलरेडी छोटे कारोबारी तबके को तो हम दे चुके हैं, गुरबा को हम दे रहे हैं, मजीद कैसे? देखें, बात यह है कि दो ही प्लेयर्स हैं ना इकोनॉमी में। एक प्राइवेट सेक्टर जिसमें लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहा हूँ जी।
हालांकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर है वो बचा जाएगी लोगों को, क्योंकि वो छोटे छोटे किसानों में, छोटे छोटे घरों में लोगों को फूड मिल जाएगा। बट इकोनॉमी को सस्टेन करना या गवर्नमेंट खुद कर सकती है या लार्ज स्केल कर सकती है। अब लार्ज स्केल हमारी ऐसी है जो चाहती है कि टैक्स भी ना दे और हुकूमत। अच्छा डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि वेलकम बैक। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपके साथ हम मौजूद हैं। और अभी मैं गुफ्तगू सुन रही थी तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट लियाकत शाहवानी साहब की, और बड़ी अलार्मिंग उनकी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने तौर पे नहीं समझेंगे और एहतियात का जो दामन है वो छोड़ देंगे तो फिर खुदा न खास्ता हमें मजीद सख्त इक़दाम की तरफ जाना पड़ेगा और वो कर्फ्यू भी हो सकता है। तो फिर आप खुद सोचें कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के सख्त इक़दाम उठाए और फिर मजबूरन उसको ये इक़दाम उठाने पड़े और हमारे लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हो। अभी जो हमें रिलीफ मिला है या हमें जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई गई है, थोड़ा ईज आउट किया गया है मामलात को, हमारे लिए एहतियात के साथ अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हम सबके लिए मजमूई तौर पर फायदा होगा कि कारोबारी हालात जो हैं बिल्कुल हमारे जो रोजगार के मामलात हैं, मैं आसानी से अपने ऑफिस आ सकती हूँ, आप अपने काम पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि वो जो तमाम इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, एहतियात के तकाजे, फिर मसाजिद में रमज़ान मुबारक का महीना है और लोग जाहिर है उनकी ये कोशिश, यहीं पे हमने मेरे ख्याल में बात हमारी जो है वो ख़त्म हुई थी। अच्छा डॉक्टर कैस भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये तो मेरे जहन से निकल गया, उस वक्त हमारे साथ थे। डॉक्टर कैस साहब एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपके इंतज़ार का जो आपने इतनी देर किया। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे मौशी जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जिस तरह से ईज आउट किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शायद और इसके अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी को भी तो साथ साथ देखना था। अगर लॉकडाउन ही रहता, लोग घरों तक ही रहते तो फिर मसाइल मजीद जो है वो बढ़ सकते थे। लेकिन उसकी वजह से डॉक्टर साहब जो हमने ये ग्राफ देखा है, जो कर्व है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है, तो आप समझते हैं कि जो SOPs जारी किए गवर्नमेंट ने, लोगों ने उस तरह से उसको फॉलो नहीं किया और फिर किसी सख्त इक़दाम की तरफ हम जा सकते हैं, इकोनॉमी के ऊपर मजीद बुरा असर उसका पड़ेगा? देखिं वो यही है ना जी कि अगर आप लॉकडाउन पे जाते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी और उससे रिवाइवल होना को 10-20 साल ही लगते हैं। नई इंडस्ट्री लगे, नए सिचुएशंस आए, तो आई डोंट थिंक। और दूसरी बात कि लोगों को प्रिजन में डालना हल नहीं है, क्योंकि वहां भी ये फैल सकता है ना, क्लोज एनवायरनमेंट है, फाइन्स। तो जो असल इशू है कि वो हुकूमत के पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे उन्होंने लोगों के लिए लगा दिए। अब तो सारा इशू ये है कि लोग, इंडस्ट्री वर्कर्स, ऑफिस वर्कर्स खुद फैसला करें कि जी हमने वायरस से भी लड़ना है और प्रोटेक्शन करनी है और हमने कारोबार भी चलाना है ताकि इकोनॉमी चले। जब तक ये थर्ड फोर्स जिसको पीपल कहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होगा दोनों चीजों को मिलाने में, तो ना इंडस्ट्री कुछ कर सकेगी ना गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी। वो तो डायरेक्टिव दे सकते हैं, सजाएं दे सकते हैं या बंद कर सकते हैं, बट इट इज द पीपल देमसेल्व्स जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दे हैव टू कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ताकि उनकी सेहतें भी ठीक रहें और उनके रोजगार भी ठीक रहें। जब तक ये नहीं होगा, आप एक डाउन स्लाइड पे तो पहले ही थे, डिप्रेशन तो बहुत जालिम किस्म का इकोनॉमिक होता है जो 1920 के बाद अब दुनिया आप देख रही है रिसेशन को बड़ा सीरियसली। तो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे उसको, सो लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा डॉक्टर दोनों बातें इकट्ठी चलनी है। जी डॉक्टर साहब, जानना आपसे ये चाहूँगा कि GDP, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स हैं, सनती यूनिट्स की जो पैदावार है उसमें हमने एक मुसलसल लॉस फेस किया है। इस लॉस को रिकवर करने के हवाले से बहसियत माहिर मुआशियात आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? एंड वंस अगेन आई विल रिपीट माई क्वेश्चन कि महदूद वसाइल के साथ मजीद मुराद के हवाले से जो आपने बात की थी, क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है? देखिए, मजीद मराहतें अमली तौर पे मुमकिन नहीं हैं। अब एवरीबॉडी विल हैव टू पिच इन, स्पेशली द इंडस्ट्री। उनको बिल्कुल, अब सवाल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद है और दूसरे मुल्कों ने भी लॉकडाउन किया हुआ है, तो उसमें अगर $3 ट्रिलियन की आपकी GDP थी तो 2.75 ट्रिलियन की डॉलर्स की GDP जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिसमें सर्विसेज हैं बॉस, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें ये
फार्मिंग के अलावा वो कैटल फार्मिंग है, जिसमें आपकी स्मॉल तो इंडस्ट्री तो बहुत कम है, बट सस्टेनेबल तो हैं ये सारी चीजें। सिर्फ वही है कि आपको अब प्लान बनाना पड़ेगा कि किन किन को डायरेक्शन जो है वो एक्सपोर्टेबल की तरफ देनी पड़ेगी। और ज्यादातर जो है, अब मैं हमेशा से समझता था कि एक्सपोर्टेबल ही होता है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री को, कॉटन इंडस्ट्री। मैं एक और बात कह दूं कि आपकी वर्कफोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो उन औरतों का है जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, उनकी आमदनी बढ़ाएं, ताकि वो पहले से उनको पता है कि हम बाहर नहीं निकलते, मगर वो लोकल इंडस्ट्री को मेरे ख्याल में प्रमोट करना और लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करना जो है वो बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मुआशियात, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जो है और बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू उन्होंने की है इकोनॉमी के हवाले से खास तौर पर। और उन्होंने जो ये कहा कि गवर्नमेंट तो इकदाम उठा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्या कर सकती है जितना वो कर रही है, तो बाकी काम जो है वो हमारा भी है। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करके और सिर्फ ये सोचना कि बस हुकूमत जो है वो कुछ करे और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो मेरे ख्याल में मामला जो है वो ठीक नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल माशाल्लाह आपने ठीक कहा है कि सिर्फ हुकूमत पे हर मामले का मलबा गिरा देना और हर चीज का रिस्पॉन्सिबल हुकूमत को ठहरा देना, ये कतन जो है वो जायज़ नहीं, ये इंसाफ नहीं है। बल्कि हम इनफरादी तौर पर बहुत सारे मामलात के जिम्मेदार हैं और हमारा किरदार जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी मामले को बनाने या उसे बिगाड़ने में अहमियत का हामिल है। इसलिए हम अपने किरदार पर नजरसानी करें। इवन कि अगर हम मईशत तो दूर की बात, कोरोना के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हम ही लोग हैं जो एहतियात का दामन हाथ से छोड़ रहे हैं और जिसकी वजह से डॉक्टर्स अब बार बार ये मुतालबा दोहराते हुए नजर आते हैं कि खुदारा अगर आपने इससे बचना है, इसकी हाइप से बचना है, तो कम से कम आपको लॉकडाउन जो है वो मजीद सख्त करना पड़ेगा। तो अब ये फैसला हमारे हाथ में है कि हमने हुकूमत को मजबूर करना है कि लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया जाए, या फिर यह है कि हमने उन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर जिंदगी को अपने लिए आसान बनाना है। बिल्कुल। और अभी है वक्त हमारे पास, मेरे ख्याल में बिल्कुल जी, हमारा वक्त ट्रांसमिशन का खत्म हो चुका है। और नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले कुछ घंटों के बाद। हमारी जो ट्रांसमिशन है वो मुसलसल चल रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।